तो देखो, आज लोग हम हैं IIT जैम 2024 के बैच में एक नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उस पेपर का नाम है आपके पास वेव ऑप्टिक्स। इस पेपर के अंदर दो पार्ट होते हैं आपके पास, एक तो वेव और ऑसिलेशन का पार्ट होता है, ठीक है, और एक पार्ट जो होता है आपके पास वो किसका होता है, वेव ऑप्टिक्स का होता है। तो सबसे पहले जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है वो बड़ा ही सिंपल और आसानी से समझ में आने वाला पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट को आप आपके BSc के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल के ऊपर चली जाएंगी, चीज़ें वही रहेंगी, टॉपिक वही रहेंगे आपके, लेकिन जो फंडामेंटल होंगे वो थोड़े हायर लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको बताया जाता है क्लास के अंदर, जिस तरह से पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला जाता है, अगर उस तरह से आप पैटर्न फॉलो करते हो तो किसी भी तरह की कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग सीधा नहीं है कि टॉपिक के ऊपर ही चले जाएंगे, सबसे पहले बेसिक जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कैसे बिहेव करती है, वैक्यूम में कैसे बिहेव करती है, ये सारी चीज़ें बेसिक होती है। जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो एडवांस लेवल पे कैसे जाओगे फिर आप, ठीक है ना। तो अपनी जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइट क्या होती है, क्या नेचर होता है, किस तरह से लाइट आगे बढ़ती है, क्या क्या नेचर शो करती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या प्रोपगेशन होता है लाइट का, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जो है अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले बेसिक को मजबूत करना है। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आगे फिर एडवांस लेवल में बहुत परेशानी आएगी आपको। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो भी अपन लेक्चर लेंगे, 2 या 3 लेक्चर जो भी ऑप्टिक्स के लेंगे, वो बिल्कुल बेसिक चलेंगे अपन। वहाँ से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वो बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक को नहीं समझोगे आप लोग तो एडवांस लेवल में बड़ी दिक्कत आएगी फिर। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्टिक्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन अगर दे दूँ तो ऑप्टिक्स के जो पेपर में आपके पास जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मार्क्स जो होंगे जो IIT जैम के पेपर के अंदर आएंगे, वो लगभग 15 से 18 नंबर कवर करेंगे। समझ रहे हो? ऑप्टिक्स का जो पेपर है, वो ऑप्टिक्स का जो पार्ट है वो आपका 15 से लेके लगभग 18 नंबर तक IIT जैम के अंदर पार्ट कवर करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के अंदर, जो मेन टॉपिक्स जो अगर मैं आपको बताऊं तो अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली अपन डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली अपन डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक के ऊपर अपन को लगभग 20-20, 25-25 लेक्चर लगेंगे, ठीक है ना। मेन जो मैंने आपको बताया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों बोल सकते हो पिलर हैं ऑप्टिक्स के। इन्हीं के बारे में अपन को मैक्सिमम टाइम तक डिस्कस करना है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इनके ऊपर पहुंचने से पहले अपन बेसिक को समझेंगे पहले। इंटरफेरेंस तो बड़ी बात की चीज़ है, सबसे पहले तो अपन ऑप्टिक्स का बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या है ऑप्टिक्स में, ठीक बात है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुक्स जो हैं IIT जैम ऑप्टिक्स के पेपर के लिए, जो बुक्स जो हैं, जो वैसे तो आपको देखो बुक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कभी आपको लगता है आपने सिलेबस कवर कर लिया है, आपके पास टाइम बच रहा है एक्स्ट्रा कि हम कुछ एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए बुक का यूज़ करना है आपको। ऐसा नहीं है कि क्लास में जो लिखवाया जा रहा है, क्लास में जो चीज़ें समझाई जा रही है, नोट्स आपने बनाए उनको तो साइड में रख दिया आपने और केवल बुक्स को पकड़ के बैठ गए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो बेनिफिट नहीं देगा फिर आपको। बात समझ में आ गई। बुक्स होती हैं आपके एक्स्ट्रा टाइम को यूज करने के लिए, केवल आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, तो फिर बुक्स के हाथ भी नहीं लगाना है फिर आपको। बात समझ में आ गई। तो मैं फिर भी आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि जिनको आप फॉलो कर सकते हो। बुक्स को कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक्स को बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है। तो बुक्स जो है आपके लिए, ये केवल मैं IIT जैम ऑप्टिक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो बुक है आपके लिए वो है ऑप्टिक्स बाय अजय घटक। ऑप्टिक्स बाय अजय घटक, बहुत अच्छी बुक है। सेकंड है आपके पास ऑप्टिक्स बाय हैच। देखो, ये वाली जो बुक है ना, ये तो आप जैसे थ्योरेटिकल बेस्ड कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप समझ सकते हो कि अजय घटक की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको क्या होता है, जैसे ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, कई बार विजुअलाइजेशन करना पड़ता है अपन को चीज़ों का,
कि किस तरह से लाइट आगे बढ़ रही होगी, किस तरह से आगे बिहेव कर रही होगी लाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है माइंड में क्या करनी पड़ेंगी, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी उन चीज़ों की, ठीक है ना। तो जो ये हैच की बुक है ना, इसके अंदर आपको डायग्राम बहुत बेस्ट तरीके से समझा के बता रखे हैं हैच की बुक के अंदर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम डायग्राम कंटेन है इसके अंदर, मतलब डायग्राम को आपको विजुअलाइजेशन करना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। हैच की बुक। और इसके अलावा वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जेस्ट वगैरह की जो TFR की प्रॉब्लम्स आती है ना, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है जेस्ट और TFR की, ठीक है ना। तो उसके लिए बुक आती है लिम सीरीज की, ऑप्टिक्स बाय लिम सीरीज। जैम के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको इन बुक्स की। तो ये मेनली 3 बुक्स हैं अपने पास। मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक्स को अप्रोच नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको केवल वही चीज़ अप्रोच करनी है जो क्लास में आपको बताई जाएंगी। अगर उन चीज़ों को अच्छे से टाइम टू टाइम फॉलो करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। और आप सीधे ही नोट्स को छोड़ के, क्लास पैटर्न को छोड़ के सीधा बुक्स के ऊपर जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। मैंने बता रहा हूँ कि बुक्स को आपको कभी यूज करना है जब आपका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया, कंप्लीट हो गया, आपके पास लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बच रहा है, मैं कुछ चीज़ें और सीख सकता हूँ, तब आप इनके ऊपर जा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो आपके एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो अगर केवल आप IIT जैम के ऊपर फोकस कर रहे हो ना कि सर हमें तो IIT जैम के अंदर अच्छे IIT चाहिए, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छी रैंक के साथ जाना है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिलेबस को रिवाइज करना है और जो भी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज करना है, उनका बार बार प्रैक्टिस करनी है उनकी। बात समझ में आ रही है। कोई नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो भी IIT जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, सॉल्व करना है उनको, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो आपको क्लास टेस्ट लेंगे, असाइनमेंट शीट प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है ना। तो ये अगर आप लोग कर ले तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये आपके लिए। जैम के लिए मैं बता रहा हूँ, मोर देन क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो आगे जस्ट TFR भी क्रैक करना है अच्छी तरह से, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, तो फिर आप ये तो करना ही है आपको, प्रीवियस ईयर तो फिर भी करने हैं जैम के, और असाइनमेंट शीट तो फिर भी सॉल्व करनी है। इसके अलावा क्या करोगे फिर आप, कोई भी जैसे मैंने बताया लिम सीरीज़ की कोई बुक ले लिया आपने ठीक है, तो इसमें क्या है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि जस्ट TFR के लिए हमें करना है तो फिर आप इस पर जा सकते हो। बाकी असाइनमेंट शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको भी करते हो तब भी जस्ट TFR जैम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो अभी मैं आज की जो क्लास लूँगा ना, केवल कुछ भी ये मत समझो कि अपना पेपर स्टार्ट हो गया, तुम तो ये समझो कि हमको तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑप्टिक्स है क्या वास्तव में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप ऑप्टिक्स की बात करते हो तो आपको पता है ऑप्टिक्स में मैक्सिमम टाइम आपको किसकी बात करनी पड़ेगी, लाइट की बात करनी पड़ेगी या वेव की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ लाइट नहीं है, वेव नहीं है, तो फिर ऑप्टिक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स है इसका मतलब क्या है, लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और वेव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं लाइट की बात करूं आपके पास, किसकी बात करूं मैं, लाइट की, तो देखना लाइट, अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा जनरल कि लाइट जो है ना वो 2 तरह का बिहेव शो करती है। कभी कभी तो पार्टिकल का बिहेव शो करती है और कभी किसका बिहेव शो करती है, वेव नेचर शो करती है, ठीक है ना। तो लाइट जो है कभी तो पार्टिकल नेचर शो करती है और किसी कंडीशन में कौन सा नेचर शो करती है, वेव नेचर शो करती है। जब भी आप पार्टिकल नेचर की बात करते हो तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी का क्वांटा होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं बताओ, फोटोन। पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब भी पार्टिकल नेचर की बात करते हो तो एनर्जी का जो पैकेट है या एनर्जी की जो बात करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, अपन फोटोन की फॉर्म में बात करते हैं। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में दी जाती है, E = Nhν, E = Nhν, ठीक है। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, H प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और E क्या है अपने पास, फोटोन की एनर्जी। ये तो सारी बातें किसके अंदर करते हैं अपन, पार्टिकल नेचर के अंदर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं बताओ, वेव नेचर की बात करूं, ठीक है ना। लाइट अगर किसकी फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में है, तो वहां पे अपन इस एनर्जी की बात नहीं करते फिर अपन, ठीक है। होता क्या है कि जब भी वेव जो है वो किसी एक पोजीशन पे तो रहती नहीं है, वो डिफरेंट टाइम पे क्या रहती है,
फ्लो करती रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपन को किसकी बात करनी होती है, एनर्जी फ्लो की बात करनी पड़ती है। भाई वेव कोई एक ही पोजीशन पे तो स्टेबल है नहीं, वो तो लगातार क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो वहाँ पे अपन को किसकी बात करनी है, एनर्जी फ्लो की बात करनी है, या अपन बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कभी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये किसको शो करता है बताओ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये किसको शो करता है, एम्पलीट्यूड नहीं, ये इंटेंसिटी को शो करता है। ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो जब भी अपन लाइट के लिए वेव नेचर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, अपन इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है आपके पास वो अपन आगे डिराइव भी करेंगे। वो फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। वेयर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ई नॉट क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है, वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड ई नॉट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि सर आपने ये तो बता दिया कि लाइट जो है वो दो तरह से बिहेव करता है, पार्टिकल भी और वेव भी। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम कि कौन सा एग्जाम्पल अगर पार्टिकल नेचर के लिए देना चाहें हम तो बता सकते हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम के अंदर आप पढ़ते हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में लाइट की जब बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। इसी तरह से जब आप वेव नेचर की बात करोगे, जो कि अपना मेन फोकस है, मेन फोकस अपना किसके ऊपर रहेगा बताओ, ऑप्टिक्स के अंदर वेव के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें अपन जनरली किसकी बात करते हैं, इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस। इसके अलावा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इसके अलावा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये मेनली अपन बात करते हैं जब पार्टिकल नेचर को बताना है, और वो सारे फिनोमिना को डिस्कस करते हैं जब अपन लाइट का बिहेव किसके फॉर्म में देख रहे हैं, वेव नेचर के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अपना फोकस वहीं पर रहेगा जहाँ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है, ठीक बात है। ये मैंने लाइट के बारे में बताया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सर लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। लाइट के बारे में तो बता दिया कि ये लाइट नेचर है, वेव पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, लेकिन एक्चुअली में लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। तो बता सकते हो किस तरह से लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, लाइट किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। देखो लाइट प्रोड्यूस करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखो, हाउ टू प्रोड्यूस लाइट, हाउ टू प्रोड्यूस लाइट, हाउ टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। देखो सपोज आपके पास दो एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये लोअर एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी मैंने कितनी मान ली, E1 है। ये हायर एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी मैंने कितनी मान ली, माना E2 है, ठीक है। सपोज अपने पास कोई भी पार्टिकल है या कोई इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है, ठीक है। और जब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर से कोई एनर्जी दी तो ये एनर्जी गेन करके क्या जाएगा, लोअर स्टेट से कहाँ जाएगा, हायर स्टेट के अंदर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये हायर स्टेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट के अंदर जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और कितने टाइम तक केवल वो हायर स्टेट में रह सकता है, लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक, 10⁻⁸ सेकंड तक वो हायर स्टेट के अंदर रह सकता है। जैसे इतना टाइम होगा तो वापस से क्या करेगा, एनर्जी को वापस से रिलीज करके वापस कहाँ आ जाएगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद में ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाएगा बताओ, हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा तो बताओ कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, ये तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। अब वो एनर्जी रिलीज जो कर रहा है वो किसकी फॉर्म में करेगा, एनर्जी जो रिलीज करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, या ऐसा क्या पार्टिकल बाहर निकालेगा या क्या वेव बाहर निकालेगा जिसका नेचर क्या होगा, हम कैसे पता लगाएं। देखो कैसे पता लगाएं, मुझे ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आ रहा है तो इसकी स्पिन में कोई बदलाव हो रहा है क्या, इसका स्पिन कोई चेंज हो रहा है क्या। यहाँ भी इसका स्पिन क्या था और लोअर स्टेट में भी स्पिन क्या है, हाफ।
ना तो इसके स्पिन में कोई चेंज हो रहा है, ना इसके मास में कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब जो भी पार्टिकल यहाँ से एनर्जी के रूप में निकलेगा वो किस तरह का पार्टिकल होना चाहिए, स्पिन लेस पार्टिकल होना चाहिए और मास लेस पार्टिकल होना चाहिए। और बताओ इसके चार्ज में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब है। इसका मतलब ऐसा पार्टिकल निकलेगा एनर्जी की फॉर्म में जो मासलेस होगा, चार्जलेस होगा और स्पिनलेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रही ना इलेक्ट्रॉन की, मास भी चेंज नहीं हो रहा, चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा और स्पिन भी चेंज नहीं हो रहा। इस वजह से ऐसा कोई पार्टिकल निकलेगा यहाँ से एनर्जी की फॉर्म में जो मासलेस हो, चार्जलेस हो और स्पिनलेस हो। तो बता सकते हो ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है? ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो मासलेस है, चार्जलेस है, स्पिनलेस है? गामा फोटोन का नाम सुना है? गामा फोटोन, बताओ इसका स्पिन होता है क्या कुछ? चार्ज होता है क्या इसके ऊपर कुछ? नहीं होता। मास होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब हम लोग ये बता सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो गामा फोटोन को एनर्जी के रूप में इमिट करता है। तो ये बताओ कितना अच्छा तरीका हुआ कि हम इस तरह से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बताओ? लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो लाइट निकली है ना बाहर, ठीक है? तो ये बहुत एडवांस तरीका है किस चीज़ का, लाइट को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल है, जब भी मॉलिक्यूल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ जाए, अगर लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो लाइट को या वेव को इमिट करेगा। ठीक बात है। और अगर कोई दूसरा तरीका देखें अपन, दूसरा तरीका अगर देखें तो सपोज अपने पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस तरह से अपने पास क्या है, कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये अपने पास क्या है, कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है? और इस स्प्रिंग मास सिस्टम में ये जो स्मॉल है मास है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने क्या किया, कोई चार्ज पार्टिकल को रख दिया प्लस क्यू। प्लस क्यू क्या रख दिया मैंने, कोई चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इस मास को x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ता हूँ, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना? अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दूँ x, तो बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा, काम करेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब ये जो है फिर ऑसिलेट करने लगेगा, ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेट करने लगेगा तो बताओ ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी क्या हो जाएगा, एसेलरेट हो जाएगा। जब ये m मास का पार्टिकल अगर ऑसिलेट करेगा तो इसी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, या बोल सकते हैं ये भी एसेलरेट करने लगेगा। और आपको पता होगा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट मोशन में होता है या एसेलरेशन करता है तो क्या करता है, वो लाइट को इमिट करता है या वेव को इमिट करता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेशन की पोजीशन में होता है या एसेलरेशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है या वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो इस कंडीशन में भी ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इससे क्या प्रोड्यूस होगी, कोई लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है? और ध्यान रखेंगे उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना ओमेगा, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, वो किसके इक्वल होगी, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने बताया है, इस स्प्रिंग मास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो बता सकते हो स्प्रिंग मास जो सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा। ये तो पढ़ा होगा तुमने, स्प्रिंग मास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये पढ़ा है फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, पढ़ा है ना, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, स्प्रिंग मास सिस्टम की है। तो सेम फ्रीक्वेंसी से कौन ऑसिलेट करेगा, या जो इमिट जो पार्टिकल हो रहा है या जो लाइट इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, ठीक है? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखो, अब ये बात तो अपन ने बता दी कि सर लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, और ये भी बता दिया कि जो लाइट है वो किस किस तरह से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक बात है? अब बात ये आती है कि सर ये बताएं कि जो लाइट होती है अपने पास वो उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसका कंपोजिशन क्या है वो भी तो पता होना चाहिए हमें, तभी तो उसके अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक बात है? तो आप लोगों ने अगर मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी होंगी, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्ड उसने दी थी मैक्सवेल ने, 4 इक्वेशन, ठीक है? 4 इक्वेशन कौन कौन सी दी थी उसने, ये इक्वेशन दी थी, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड डेल डॉट बी
इक्वल टू 0। थर्ड वन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन क्या दी थी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू, 2-3 फॉर्म में लिख सकते हो, मैं एक फॉर्म में लिख के बता देता हूँ, म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 4 इक्वेशन प्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब देखो इन चारों इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व किसके लिए करेंगे, अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक दूसरे के साथ कपल है। कपल है इसका मतलब एक इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, एक इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कपलिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, इसको अपन क्या करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। मतलब एक इक्वेशन तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल दूँ और एक इक्वेशन किसकी निकाल दूँ, मैग्नेटिक फील्ड की निकाल दूँ, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करके इनकी डीकपलिंग करेंगे अपन, इनकी क्या करेंगे, डीकपलिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन निकल के आती है ना अपने पास, वो इक्वेशन ये निकल के आती है, देखो डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये पढ़ी भी होगी आप लोगों ने ईएमटी के अंदर इक्वेशन, ठीक है। ये मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के साथ कपल्ड है। कपल्ड है मतलब कौन, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग इक्वेशन निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड की अलग इक्वेशन। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली इक्वेशन निकल के आती है, डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह की इक्वेशन वेव की भी होती है, अगर आपने कभी पढ़ी हो तो। वेव की इक्वेशन कैसे देते हैं, जनरल इक्वेशन वेव की वो ये होती है, डेल टू साई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये बताओ किसकी इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है, वेव की जनरल इक्वेशन है ये, डेल टू साई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है एज ए किसकी तरह है, वेव की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो एज ए किसकी तरह है, वेव की तरह है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो बताओ यहाँ से 1/v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो बताओ कितनी आएगी, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये v की इक्वेशन आएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनकी वैल्यू को जब आप यहाँ पे रखोगे और v को कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ रही है, v की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं कि जो भी लाइट है या जो भी वेव है वो एज ए किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन किसके कंपेयर में आ रही है, या किसके बराबर या किसके जैसी आ रही है, वेव या लाइट की इक्वेशन की जैसी आ रही है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी लाइट की बात करेंगे या जब भी वेव की बात करेंगे तो किसकी बात करनी होगी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी होगी। जब भी वेव की बात करेंगे या जब भी लाइट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके v की वैल्यू निकाली तो वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आ रही है। इसका मतलब एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वैक्यूम के अंदर, ये वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, निर्वात की, क्योंकि यहाँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वैक्यूम के अंदर किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो एक बात का कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल सकते हो कि जब भी आप ऑप्टिक्स के अंदर लाइट की बात करोगे या वेव की बात करोगे तो किसकी बात करनी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वैक्यूम के अंदर कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखो, अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी है ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन किसके लिए लिखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखोगे ये इक्वेशन तो क्या आएगी, डेल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी ओवर डेल टी स्क्वायर। सिमिलर आएगी बिल्कुल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग जब कंपेयर करोगे इसको वेव इक्वेशन से, ठीक है,
और वहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों बातों से लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी वेव या कोई भी लाइट जो होगी वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन है क्या? लाइट या वेव, ठीक है। और वैक्यूम के अंदर कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों कंपोजिशन होके क्या प्रोड्यूस करती हैं? लाइट या वेव, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप वेव की या लाइट की बात करोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है या मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, ठीक है। यहाँ से देखो थोड़ा मैं आगे चलूँ तो अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, जैसे अभी आपने इक्वेशन लिखी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो इससे क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं आगे। देखो वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने बताया ना अभी बेसिक चलेगा बिल्कुल, ठीक है। समझना जरूरी है, लिखना इतना जरूरी नहीं है। तो देखो इक्वेशन ऑफ 1D प्लेन वेव, कहीं भी कोई चीज में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो तुरंत पूछ लेना। इक्वेशन ऑफ 1D प्लेन वेव, इक्वेशन ऑफ 1D प्लेन वेव, ठीक है। इक्वेशन ऑफ 1D प्लेन वेव वो कैसे लिखेंगे? जैसे अभी आपने लिखा था ना यहाँ del 2 E इज इक्वल टू μ0 ε0, ये 3D के लिए लिखी थी मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर आ रहा है ना, डेल स्क्वायर में तीनों कंपोनेंट आते हैं, x भी आता है, y भी आता है और z। अपन किसकी बात करना चाहते हैं? केवल 1D यानी इक्वेशन ऑफ 1D प्लेन वेव की बात करना चाहते हैं। तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन? उसमें केवल एक ही डायरेक्शन को कंसिडर करना है, 1D की बात कर रहे हैं ना, तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? del 2 E ओवर del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर del 2 E ओवर del t स्क्वायर। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? वो 3D के लिए लिखी थी मैंने, ये किसके लिए लिख रहा हूँ? 1D के लिए। del 2 E बटे del z स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर del 2 E बाई del t स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन E z, t इज इक्वल टू E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल एक्स कैप। ये क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वल टू E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें सारी चीज़ों के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली मैं बता देता हूँ अभी के लिए। अभी तो इसी इक्वेशन के ऊपर 1-2 लेक्चर लगेंगे अपन को इसी इक्वेशन को समझने में, लेकिन जनरल आपको मैं बता देता हूँ। ये E0 जो है ना, E0 ये किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को बताएगा E0, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक्स कैप है ना, ये किसको बताएगा? किसको बताएगा? ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। किसके वाइब्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा? एक्स कैप डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? E0 होगा। इसी तरह से ये वाली जो टर्म है ना पूरी साइन के साथ जो लिखी है, इसको अपन बोलते हैं फेज। इसको क्या बोलते हैं अपन? फेज, फेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर kz माइनस ओमेगा टी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो वेव प्रोपोगेट करेगी वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी? प्लस z डायरेक्शन के अंदर। kz माइनस ओमेगा टी आ रहा है, इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? प्लस z डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है। सपोज इसके अंदर अगर ओमेगा टी माइनस kz आता तो नहीं, उस कंडीशन में भी वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती? प्लस z डायरेक्शन के अंदर ही। समझ रहे हो? चाहे kz माइनस ओमेगा टी लिखूँ या ओमेगा टी माइनस kz लिखूँ, वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी? प्लस z। सपोज kz प्लस ओमेगा टी कर देता, तब वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती? माइनस z डायरेक्शन में। कंक्लूजन समझ रहे हो? अगर प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए, यहाँ देखो प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, या ऐसा हो जाता है यहाँ माइनस आता यहाँ प्लस आता, इन दोनों कंडीशन में तो वेव कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? प्लस जेड वे। सपोज दोनों पे प्लस आ जाता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, या दोनों में क्या आ जाता? माइनस साइन, तब वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती? माइनस जेड डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई?
आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी मैं केवल जनरल बता रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि अगर के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब वेव का जो प्रोपोगेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड में। ये एक्स कैप क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एक्स कैप डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन एक्स कैप डायरेक्शन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ। के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखी मैंने। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, उसका सॉल्यूशन ये लिखोगे, बी जेड कोमा टी इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। अब यहाँ बताओ एक्स कैप लिखूँ, वाई कैप लिखूँ या जेड कैप लिखूँ? इधर क्या लिखेंगे? देखो एक्स कैप के अंदर तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हो गया, इसका मतलब एक्स कैप तो नहीं आ सकता, आ सकता है वाई कैप या जेड कैप। लेकिन यहाँ देखो वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड में, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, फिर वाई कैप होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, वाई कैप होगा। बात समझ में आ गई? तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो इस तरह से जो डायरेक्शन है, सपोज ये डायरेक्शन क्या है, जेड है, ठीक है। ये अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में तो सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन क्या है आपके पास, वाई, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में है। इसका मतलब एक्स की डायरेक्शन में तो कौन वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। इसका मतलब इस तरह से कुछ, ठीक है। इसी तरह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, वाई कैप डायरेक्शन के अंदर, कुछ इस तरह से, ठीक है। और वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के बताओ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है एक्स की डायरेक्शन में वो किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। वाई की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। और वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ, इसका एग्जांपल बता सकते हो कि अगर अपन को 1D प्लेन वेव निकालनी है तो कौन सा सोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक तरह का, किस तरह का सोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ कौन सा लाइट का सोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो बल्ब अपन काम में लेते हैं वो लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, नॉर्मल जो अपन बल्ब यूज़ में लेते हैं, एलईडी यूज़ में लेते हैं वो लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, हैं, वो नहीं लगा सकते। अपन को कौन सी लाइट सोर्स को काम में लेना पड़ेगा, जो हाईली कोहेरेंट होनी चाहिए। हाईली कोहेरेंट का मतलब बिल्कुल उसकी लाइट की जो बीम है वो बिल्कुल एक डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए, तभी तो 1D प्लेन वेव बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है अपने पास, लेजर लाइट सोर्स, लेजर लाइट सोर्स। तो यहाँ पे अपन जो लाइट सोर्स काम में ले सकते हैं वो कौन सा ले सकते हैं बताओ, लेजर ही क्यों लिया, क्योंकि लेजर लाइट की जो बीम होती है ना वो हाईली कोहेरेंट होती है, बिल्कुल एक डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट करती है, ठीक है ना। इसका मतलब किस तरह की वेव जनरेट करेगी, 1D प्लेन वेव जनरेट करेगी वो। बात समझ में आ गई। और कोई सोर्स अपन काम में नहीं ले सकते, अपन को कौन सा सोर्स काम में लेना पड़ेगा जो कि 1D प्लेन वेव प्रोपोगेट कर सकता है, और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है आपके पास, लेजर लाइट सोर्स, ठीक है। अब देखो आगे, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है, इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी आपको ध्यान हो, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आपको इंटेंसिटी की डेफिनेशन दी थी कि एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये काफ़ी जगह अपन को यूज करनी है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो आप, इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम along the direction of along the direction of propagation, along the direction of propagation I is equals to E upon A into T, energy per unit area per unit time along the direction of vibration, along the direction of propagation is called intensity, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब भी आप पार्टिकल नेचर की बात करते हो, अगर लाइट के लिए आप पार्टिकल नेचर की बात करते हो तो पार्टिकल नेचर के लिए बताओ एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जाती है, NH न्यू की फॉर्म में दी जाती है एनर्जी, ठीक है। अगर इस एनर्जी की वैल्यू को अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले में लिखता हूँ तो क्या आएगा, I इक्वल्स टू NH न्यू डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता लग सकती है कि I जो है ना इंटेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, स्मॉल n के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, स्मॉल n इज नंबर ऑफ फोटोन। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अपने पास यहाँ कोई स्क्रीन है इस तरह से, ठीक है, और दो लाइट सोर्स मैंने लगा रखे हैं, एक लाइट सोर्स और दूसरा लाइट सोर्स। सपोज ये जो लाइट सोर्स है इसकी पावर कितनी है, 5 वाट का बल्ब है कोई। इसी तरह से नीचे वाला जो लाइट सोर्स है सपोज ये कितने वाट का है, 50 वाट का बल्ब है अपने पास, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो इन दोनों बल्ब में से इस पर्दे के ऊपर जो इंटेंसिटी आएगी वो कौन से बल्ब की वजह से ज़्यादा आएगी या कौन से बल्ब की वजह से इंटेंसिटी कम आएगी या दोनों की वजह से बराबर आएगी। दो बल्ब हैं, दो लाइट सोर्स है अपने पास, एक 5 वाट पावर वाला है, एक 50 वाट पावर वाला है। दोनों की वजह से इंटेंसिटी देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इंटेंसिटी कौन से बल्ब की वजह से बराबर आएगी या कम आएगी या किसकी वजह से ज़्यादा आएगी। 50 वाट वाले बल्ब की इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, अभी अपन देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब 50 वाट वाला जो बल्ब है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट करेगा वो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। किसके कंपेयर में, 5 वाट वाले बल्ब के कंपेयर में। ये वाला बल्ब जो है मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा नंबर में क्या निकालेगा, फोटोन इमिट करेगा, जबकि ये बहुत कम मात्रा में फोटोन को इमिट करेगा। और हमने अभी देखा है रिलेशन से कि जब भी फोटोन्स की नंबर ज़्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब पूछे कि दोनों में से कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा इंटेंस होगा, तो 50 वाट वाला बल्ब जो होगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी शो करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्मॉल n के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो अभी तो मैंने ये बताया तुम्हें कि ये अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो एनर्जी की जगह पर NH न्यू लिख के I प्रोपोर्शनल n से ये देखा है कि नंबर ऑफ फोटोन जब भी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम जितने ज़्यादा नंबर फोटोन निकलेंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेव नेचर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं वेव नेचर की बात करूँ, ठीक है, तो वेव नेचर में ऐसा नहीं होता। फिर वेव नेचर में चीज़ें बदल जाएंगी। क्या होगा, वेव नेचर के अंदर जब भी अपन बात करेंगे किसकी, इंटेंसिटी की, तो इस तरह के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते फिर अपन, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, जब भी वेव नेचर की बात करोगे तो वहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो एक डिफरेंट क्वांटिटी शो करती है, और उस डिफरेंट क्वांटिटी का नाम क्या है आपके पास, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो देखो पॉइंटिंग वेक्टर
जो होता है एस, उस पॉइंटिंग वेक्टर की जो इस पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ही होता है E क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल्स टू E क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ये क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो जब भी वेव नेचर की बात करोगे तो वेव नेचर में क्या डेफिनेशन देनी है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, वहाँ तो डायरेक्ट इंटेंसिटी बोल दिया था उसको कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको अपन ने क्या बोल दिया था? इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पॉइंटिंग वेक्टर होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, इसका बिहेवियर क्या होता है? इस पॉइंटिंग वेक्टर का बिहेवियर इस तरह से होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो रैंडमली चेंज होती है। कभी तो बहुत मिनिमम यानी जीरो हो जाएगी, कभी इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। मतलब स्टेबल नहीं होती इसकी वैल्यू, मैक्सिमम से मिनिमम तक रैंडमली क्या होती है? बहुत शार्पली चेंज होती है। इस वजह से अपन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते कभी भी, बल्कि कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू जो होगी ना किसकी? पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू जो होगी वो किसको शो करेगी? इंटेंसिटी को शो करेगी। बात समझ में आई? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो किससे लिखोगे फिर आप बताओ? एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज कॉल्ड इंटेंसिटी। कब? जब किसकी बात कर रहे होगे आप? वेव नेचर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो होगी ना वो एज ए एवरेज होगी। किसका एवरेज? पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो आपने एस की वैल्यू लिखी है ना, इस एस का अगर मोड लिखूँ मैं, मोड ऑफ एस, मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को आप लिखोगे ना तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू बी बाई सी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि E इक्वल टू बी बाई सी ये रिलेशन होता है। ठीक है, और एक रिलेशन आपके पास ये होता है C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये अभी पढ़ के आए हो आप, ठीक है ना? ये आपके पास कुछ इस तरह से होता है, देखो E बाई बी इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ से ये इधर B आएगा। ठीक है ना, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, B इक्वल टू क्या आएगा? E बाई सी, क्योंकि C जो होता है ना वो E और B का रेशो होता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब B की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? E बाई सी के बराबर आएगी। और C की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ से म्यू नॉट का मान निकाल के इसमें रखोगे और B का मान निकाल के इसमें रख दोगे। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना S को, तो ये आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट C E स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ S जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट C E स्क्वायर। भाई B की जगह तो आप किसके फॉर्म में वैल्यू रख दोगे? E बाई सी कर दोगे, और म्यू नॉट की जगह यहाँ से वैल्यू रख देना। तो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट E C E स्क्वायर आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास? पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये। ठीक है, और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जब भी वेव नेचर की बात कर रहे होगे तो इंटेंसिटी किससे दी जाएगी? एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर से दी जाएगी। इसका मतलब इसका एवरेज निकाल दो तो इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो देखो इंटेंसिटी क्या होगी फिर? इंटेंसिटी इक्वल टू एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इंटेंसिटी इक्वल टू एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू अभी कितनी कैलकुलेट की है बताओ? एप्सिलॉन नॉट C E स्क्वायर, यही तो कैलकुलेट की है वैल्यू। इसका एवरेज निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अभी मैंने आपको बताया था, बताओ E की इक्वेशन किस तरह से दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को इधर रख दो तो क्या आएगा आपके पास? I इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट C है तो कांस्टेंट है, एवरेज से बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर करके लिखना है, E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर kz माइनस ओमेगा टी, इसका एवरेज। अब देखो E नॉट स्क्वायर फिर कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। एवरेज किसका मिलेगा? निकालना है फिर आपको, साइन स्क्वायर kz माइनस ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, और आपको पता होगा जब भी साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आती है उसकी? 1/2 आती है। पता होगा ना ये तो। एक फुल साइकिल के अंदर
अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेते हो तो वो कितनी आती है 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ये बताओ किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास? इंटेंसिटी का, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना तुम्हें लेक्चर स्टार्ट करते ही कि वेव नेचर की, लाइट के अंदर जब वेव नेचर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? इंटेंसिटी की बात करते हैं। और वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वहाँ बताया था मैंने तुम्हें, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से डिराइव होके आता है वो फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर पता भी नहीं हो तो साइड में लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है, इनकी तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपके पास कितनी होती है बताओ? 1/2 होती है। ठीक है, इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है, और केवल साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू पूछता है ना अगर फुल साइकिल के अंदर, तो वो कितनी आती है? 0। ठीक है, साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी? 0 आएगी। स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो 1/2 आएगी। तो अभी तक जो भी अपन ने चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे अभी देखा था ना, इंटेंसिटी एन के ऊपर प्रोपोर्शनल है जब भी पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो, और यहाँ इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बताओ? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी पार्टिकल नेचर की बात करोगे तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और वेव नेचर की बात कर रहे हो, वहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? कभी बोले कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो देखो, इसी फंडामेंटल के ऊपर एक जेस्ट के अंदर प्रॉब्लम पूछी गई थी, वो मैं करवाता हूँ आपको। जेस्ट के अंदर इसी तरह कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था इंटेंसिटी के ऊपर। क्या न्यूमेरिकल था? देखो, जेस्ट के अंदर आया हुआ था, a laser light of power 2 milliwatt, beam diameter 2 mm, then find amplitude of wave, then find amplitude of wave, मतलब ये बोल रहा है कि कोई लेजर लाइट से कोई बीम निकाली आपने इस तरह से, ये बीम है सपोज, यहाँ कोई लेजर लाइट का सोर्स था इस तरह से, ठीक है, उससे बीम निकली है, और जो बीम दे रखी है ना उसकी पावर कितनी है? पावर कितनी दे रखी है लेजर लाइट की? 2 मिलीवाट पावर, यानी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 मिलीवाट। ठीक है, और ये जो बीम निकल रही है ना इसकी क्या दे रखी है आपको? डायामीटर दे रखी है। डायामीटर मतलब ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ? 2 mm, 2 मिलीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे? एम्पलीट्यूड निकालना है इस वेव का। क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। तो बताओ कैसे अप्रोच करोगे फिर इसको? अभी आपने देखा था कि इंटेंसिटी और किस में रिलेशन देखा था? एम्पलीट्यूड में रिलेशन देखा था। भाई जब भी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है तो अपन को पता था एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है I = ½ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये बात तो पता है आपको, I = ½ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकल जाएगा एम्पलीट्यूड, लेकिन अपने पास इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी नहीं है ना अपने पास, तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे फिर? हाँ, क्यों? इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा है अपन ने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और बताओ, ये एनर्जी बटे टाइम है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एनर्जी बटे टाइम, पावर यही तो होता है, एनर्जी बटे टाइम पावर होता है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ P/A। ठीक है,
तो ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। दोनों के फॉर्मूले को क्या करता हूँ, दोनों फॉर्मूला को बराबर कर सकता हूँ। तो क्या आएगा मुझे बताओ यहाँ से, P/A इक्वल टू हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ठीक है, बताओ पावर की वैल्यू गिवन है क्या, फॉर्मूले के अंदर गिवन है सर ये रही पावर की वैल्यू। एरिया पता लगा सकते हो क्या इसका, πr² से लगा सकते हैं, डायमीटर दे रखा है आपको, तो πr² से एरिया पता लग जाएगा। C की वैल्यू आप लोग जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो बताओ फिर किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, एम्पलीट्यूड की निकाल सकते हो ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम जेस्ट के अंदर आई हुई प्रॉब्लम थी इंटेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं देखूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इस फॉर्मूले से क्या निकल सकता है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल सकता है इस फॉर्मूले से। सपोज अगर मैं इस लेज़र लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, इस लेज़र लाइट की क्या है इंटेंसिटी को मैं बढ़ा दूं, तो सपोज बढ़ाने से पहले इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स जो थे ना, ये पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूँ, भी वेव नेचर की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ फोटोन्स जो थे ना, सपोज इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन मान रहा हूँ मैं कितने थे, 100 थे इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे मैं लेज़र लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊँगा, मतलब इंटेंसिटी को क्या करता जाऊँगा, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा इस बीम के अंदर। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को लगातार बढ़ाता जाऊँ तो इसके अंदर जो ये जो वेव है या जो बीम है, इसके अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा मुझे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंटेंसिटी जो होती है वो n के प्रोपोर्शनल होती है, बताया था ये। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बताओ क्या चीज़ें बढ़ेंगी, फिर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे। तो पहले अगर ये कम डेंसर मीडियम था, कम डेंसर मीडियम था, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे लेज़र लाइट सोर्स की, तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर नंबर ऑफ फोटोन्स कितने थे, 100, और इंटेंसिटी को बढ़ाकर मैंने मान लो डबल कर दिया, तो बताओ पहले से क्या हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा फिर ये, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे एन वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी पिक्चर की बात करूं, अगर मैं वेव नेचर की बात करूं, तो सपोज पहले जो वेव थी ना वो इस तरह से कुछ जा रही थी, यहाँ लेज़र लाइट की जो बीम थी उसकी वेव इस तरह से जा रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया काफ़ी ज़्यादा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर एम्पलीट्यूड इतना था वेव का और इंटेंसिटी बढ़ाते ही फिर ये वेव ऐसे जाएगी। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल था, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई तो वेव का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता चला गया। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, कि अगर पहले लाइटर डेंसर मीडियम, कम डेंसर मीडियम था तो इंटेंसिटी बढ़ाते ही पार्टिकल नेचर देख रहे हैं तो ज़्यादा डेंसर मीडियम हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर एम्पलीट्यूड पहले कम था तो इंटेंसिटी बढ़ाते ही एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वेव का बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ और प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है जो मैं आगे करा रहा हूँ वो जेम के अंदर पूछी जाती है। जैसे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसकी इंटेंसिटी बताओ कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाता हूँ, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जेम के अंदर स्पेशली। देखो, फाइंड इंटेंसिटी इन ईच केस, फाइंड इंटेंसिटी in each case, find intensity in each case। 3 एग्जाम्पल लूँगा, उससे सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई जे कैप, ये जे कैप है। सेकंड, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप प्लस ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई जे कैप। थर्ड,
इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आई प्लस ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई आई के। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह के पूछ लेता है एग्जाम में। ये 3 एग्जाम्पल हैं और तीनों के अंदर आपको इंटेंसिटी बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या वेव की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। देखो मैंने इंटेंसिटी आपको जो बताई थी ना, इंटेंसिटी वो मैंने बताया था एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर से निकालते हैं, ये बात मैंने बताई थी। और पॉइंटिंग वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, वो कितनी बताई थी? पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताया था? एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर बताया था। देखो यही बताया था क्या, हाफ तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तब आता है। ये अभी मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ? केवल पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर। तो ध्यान रखना जो पॉइंटिंग वेक्टर का फंडामेंटल फॉर्मूला है ना, फंडामेंटल फॉर्मूला वो ये है, समझ रहे हो? इसके बाद वाला जो फॉर्मूला निकाला है ना, वो तो इसी से निकल के आया इंटेंसिटी से। अगर मैं पूछूं फंडामेंटल क्या है उसका, तो फंडामेंटल ये है। बात समझ रहे हो मेरी? जब भी आपको इंटेंसिटी निकालनी होगी तो इस फंडामेंटल फॉर्मूले को यूज करोगे। अगर सपोज डायरेक्टली आपको एम्पलीट्यूड ही दे रखा है, सी दे रखा है, तब तो सीधा निकाल दोगे इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर से। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल फॉर्मूला जो है, फंडामेंटल फॉर्मूला पॉइंटिंग वेक्टर का वो ये है, इसी से इंटेंसिटी निकाली थी हमने। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये अपने पास किसका फॉर्मूला है? पॉइंटिंग वेक्टर का है। अब देखो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा है मैंने, उसमें पूछ रहा है इंटेंसिटी निकालो इसकी। क्या बोल रहा है इसमें? इंटेंसिटी निकालो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है इसमें। तो कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी? अभी मैंने आपको बताया है कि जो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर। ये पॉइंटिंग वेक्टर ही तो था, एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर, इसी का एवरेज निकालना है मेरे को। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट सी ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। ई डॉट ई तो ई स्क्वायर ही बन जाएगा फिर से। आगे देखो एप्सिलॉन नॉट सी तो कांस्टेंट है, एवरेज से बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बताओ? ई डॉट ई की वैल्यू चाहिए। ई डॉट ई की वैल्यू चाहिए तो ई अपने को दे रखा है और इसी ई को इसी ई से क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। समझ रहे हो बात? तो बताओ इसी ई का इसी ई से डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा? ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। बताओ यही आएगा ना? जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। तो बताओ यहाँ से वैल्यू क्या आएगी फिर? एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ। तो किससे भाग लगा दोगे इसको? हाफ से। तो बताओ जो अपन को पहला एग्जाम्पल दे रखा था, पहला क्वेश्चन दे रखा था इंटेंसिटी निकालने के लिए, उसमें इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो बताओ इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, है तो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं अपन की वेव की इक्वेशन ये दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी हो तो इंटेंसिटी ये आती है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड में बता सकते हो कि तुम मुझे क्या इंटेंसिटी होगी? सेकंड एग्जाम्पल के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी? अभी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही इक्वेशन दे रखा, मतलब एक ही टाइप दे रखा था, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में भी है और जे कैप डायरेक्शन के अंदर भी है। तो देखो डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमको तो फॉर्मूला पता है, बेसिक मैंने बताया, फंडामेंटल यही रहेगा इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो बताओ इसमें क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट सी ई डॉट ई है आपके पास। ई की वैल्यू पता है क्या आपको? दे रखी है सर, कंप्लीट हो जाएगी ई की वैल्यू। फिर वापस उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे बताओ?
उस पूरे ई से ही कर देंगे। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट फिर वही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का डॉट प्रोडक्ट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट होगा, एक बार तो आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप से होगा, हो जाएगा। फिर इस आई कैप का प्रोडक्ट उधर वाले जे कैप से होगा, तो वो कितना बन जाएगा, 0। फिर इस जे कैप का आई कैप से प्रोडक्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट देगा, फिर वो 0 हो जाएगा। फिर जे कैप का फिर जे कैप से प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू देगा। तो 2 वैल्यू तो 0 हो जाएंगी डॉट प्रोडक्ट से, और 2 की वैल्यू मिलेगी। फिर उसका क्या निकाल दोगे, एवरेज, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, देखो किस तरह से करेंगे इसको। इंटेंसिटी एप्सिलॉन नॉट सी, अब ई डॉट ई करना है, तो सबसे पहले ई की वैल्यू क्या लिखोगे, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। और इसी का डॉट प्रोडक्ट करना है, सॉरी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस में ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है। और इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी से करना है, फिर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप प्लस ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई जे कैप। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। देखो ये आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट सी। सबसे पहले आई कैप का आई कैप से प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर आई कैप का जे कैप से करोगे 0 आ जाएगा। फिर जे कैप का आई कैप से करोगे फिर से क्या आएगा बताओ, ई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ जाएगा जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करना है, सिंपली एवरेज निकालना है। अब तो एवरेज तो निकालना जानते हो आप, एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा। इसका एवरेज निकालोगे साइन स्क्वायर इस टर्म का, प्लस दूसरी टर्म भी साइन स्क्वायर में आ रही है, इसका एवरेज निकालोगे, ठीक है। तो बताओ साइन स्क्वायर का एवरेज मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, 1/2 प्लस एक और टर्म आ रही है उसका एवरेज भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो बताओ टोटल इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी फिर, एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। इंटेंसिटी कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी आएगी आपके पास। सिंपली फंडामेंटल फार्मूला यूज करना है आपको, और ई का ई से डॉट प्रोडक्ट करते हुए एवरेज वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में आपके पास इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास, उसको देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा सेकंड आपने किया है ना, अभी सिमिलर क्वेश्चन है। बताओ चेंज कहाँ पे है, फिर चेंज कहाँ पे है, सेकंड और थर्ड जो प्रॉब्लम है उसमें चेंज कहाँ पर है। चेंज ये सर, अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में तो आई कैप और जे कैप डायरेक्शन थी, लेकिन थर्ड जो प्रॉब्लम है उसके अंदर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सिमिलर है। तो बताओ आंसर सेम आएगा या कुछ डिफरेंट आएगा। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आती है इंटेंसिटी। इसी मेथड से इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो बताओ कितनी इंटेंसिटी आएगी आपके पास।
देखो इधर देखो, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों आसान है बिल्कुल, जैसे भी आई प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे से किया था, उसी तरह से आपकी बार आई प्लस आई का डॉट प्रोडक्ट किससे कर दोगे, आई प्लस आई से। तो अंतर क्या आएगा, पहले जो दो टर्म वहाँ पे जीरो बन गई थी, अब की बार एक भी टर्म जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि चारों दोनों में प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई से ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कितनी टर्म मिलेंगी टोटल आपको, 4 टर्म मिलेंगी। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वो तो कैलकुलेट करके आ ही जाएगा अपने पास, ठीक है। आपको मैं सेकंड मेथड और बताता हूँ उसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है। सपोज जैसे सेकंड एग्जांपल अपन को दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, सेकंड एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार तो आपको क्या दे रखा है, E1 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा जो दे रखा है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई जे कैप, यही दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड नंबर आपको दे रखा है, उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता, क्या बताऊँ, E2 इक्वल टू माइनस ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, साइन पाई प्लस थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा होता है तो वो माइनस साइन थीटा बना देता है, साइन पाई प्लस थीटा होता है तो वो क्या बना देता है, माइनस साइन थीटा बना देता है। तो वही मैंने लिख दिया माइनस ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है मुझे बताओ, प्लस आई कैप है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ उसकी डायरेक्शन कितनी है, माइनस जे कैप, इस माइनस को जे कैप के साथ लेके चलोगे तो उसकी डायरेक्शन कितनी आएगी बताओ, माइनस जे कैप आएगी, ये E2 है। अच्छा मुझे बताओ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या कुछ अलग है, E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम, दोनों का फेज भी क्या है, सेम, तो जितना E1 होगा उतना ही क्या होगा, E2 होगा। तो मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फिर इसका रिजल्टेंट ER, एक वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर माइनस जे कैप डायरेक्शन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे लिखते हो, फिर ऐसे लिख देते हो रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि 2E1 E2 कॉस थीटा करोगे, थीटा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वो वाला टर्म तो हट जाएगा यहाँ से, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस अब अपना काम हो गया, तो एम्पलीट्यूड की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अंडर रूट ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर यानी रूट 2 ई नॉट, इसका एम्पलीट्यूड भी ई नॉट है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड भी कितना है ई नॉट, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे कितना आएगा, रूट ई नॉट आए, रूट 2 ई नॉट आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिखते थे अगर एक ही वेव होती थी, अब एक वेव थोड़ी अपने पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, रूट 2 ई नॉट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, देखो हाफ सी एप्सिलॉन नॉट रूट 2 ई नॉट का स्क्वायर, सॉरी रूट 2 ई नॉट, ठीक है, रूट 2 ई नॉट और इसका होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और वहाँ से अभी अपन ने कैलकुलेट किया था बताओ, वहाँ से इंटेंसिटी यही आई थी ना, यही आई थी ना इंटेंसिटी, देखो ये रही, ये इंटेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो उस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों वेव है उनकी डायरेक्शन को आप बना लो E1 और E2 की डायरेक्शन वाली, फिर इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर से, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंटेंसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी बताओ, इंटेंसिटी की आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको भी अगर इसी मेथड से करना चाहूँ मैं तो कैसे करेंगे, फिर उसको देखो कैसे करेंगे। उसमें मुझे बताओ दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं
उनकी डायरेक्शन क्या है बताओ, उनकी डायरेक्शन क्या है? एक की प्लस आई और माइनस आई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, E1 तो आपको क्या दे रखा है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आई कैप दे रखा है। और जो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, वो दे रखा है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई दे रखा है। तो अगर उसको भी मैं चेंज करके लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर, अभी तो लिखा था ऐसा ही, प्लस पाई को क्या लिख दिया, माइनस थीटा करके लिख दिया। अब देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों, लेकिन एक प्लस आई कैप डायरेक्शन में है और दूसरा कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसका तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या बचा, जीरो बचा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना बचा, जीरो। तो मुझे बताओ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा इसका वो कितना आएगा, जीरो। और जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही जीरो आ गया तो इंटेंसिटी बचेगी क्या, फिर इंटेंसिटी तो कितनी आएगी, जीरो आएगी फिर। तो ये मेथड शॉर्ट है, कैलकुलेट करना मैंने बता दिया तुम्हें फंडामेंटल फार्मूला से कि ई डॉट ई करके निकालना है तुम्हें। और इस मेथड से भी कर सकते हो कि आई कैप और ये भी आई कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव आई डायरेक्शन में है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इस वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आएगा वो कितना आएगा, जीरो। और एम्पलीट्यूड अगर रिजल्टेंट जीरो है तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, फिर जीरो आएगी। तो देखो सेकंड नंबर एग्जांपल, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो इनका क्या है। सेकंड नंबर एग्जांपल जो किया था उसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो थे वो दोनों एक दूसरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। जबकि थर्ड जो एग्जांपल अपन ने किया है ये वाला, इसके अंदर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम आई कैप डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने कि पहला वाला जो पहले वाले में जो इंटेंसिटी निकाली है वो किसके इक्वल आ रही थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। मतलब दोनों की जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी थी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपनी अपनी इंटेंसिटी थी, उनको मैंने सिंपली जोड़ दिया, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है क्या बताओ, इसकी इंटेंसिटी पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर थी, इसकी भी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी नॉट स्क्वायर थी, लेकिन रिजल्टेंट प्लस होके आ रही है क्या बताओ। रिजल्टेंट प्लस होके आती तब तो सेम रिजल्ट मिलता अपन को जैसा सेकंड में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, जीरो। तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा इंटरफेरेंस, जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, ये क्या कंडीशन होती है कि जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन हो, E1 और E2 का, और दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, अगर सेम डायरेक्शन हो, चाहे दोनों की आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, चाहे के कैप हो, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना आकर होता है, इंटरफेरेंस का। इसका मतलब जो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ वो किसका एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब भी दो लाइट सोर्स होते हैं, दो लाइट वेव जो होती हैं वो जब सुपरपोज करती हैं तो इंटेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है। कभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कभी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जैसे यहाँ जीरो हो रही है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। तो कभी भी आपको दिख जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो तुरंत क्या कह दोगे, सर ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। और अगर दोनों लाइट जो हैं E1 और E2 जो वेव हैं उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं अगर, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना नहीं हो सकता, फिर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। वहाँ पे सिंपली क्या होगा, एक की इंटेंसिटी और दूसरे की इंटेंसिटी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल करवाए। मैथमेटिक्स तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस सीखना जरूरी है। समझ में आई बात। तो सेकंड एग्जाम्पल उसमें केवल लाइट की जो वेव है आपस में एक दूसरे से सुपर पोजिशन हो रही है, लेकिन इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं कर पा रही है। जबकि थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट वेव जो है आपस में सुपरपोज हो रही है और दोनों की इंटेंसिटी होने मिल करके वो किसका फिनोमिना दिखा रही है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना दिखा रही है। और इंटरफेरेंस जब भी होता है तो आपने पढ़ा होगा कि पढ़ेंगे अपन वैसे आगे, कहीं तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, कहीं डार्क मिल जाती है, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फिर डार्क मिल जाती है। यानी यहाँ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, डार्क में, जीरो। वही एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी इंटरफेरेंस की बात होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दोनों
उन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हमेशा सेम डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात आप नोट करके लिखो क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। When two wave perpendicular to each other, when two wave perpendicular to each other, then superposition of wave occurs and resultant intensity will be the addition of individual wave intensity, ये तो मैंने कौन से एग्जाम्पल की बात लिखी है, सेकंड एग्जाम्पल की बात लिखी है। उसमें ही तो था एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनका सुपरपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, वो ऐड हो जाती है दोनों इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी की, पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वेव की इंटेंसिटी का एडिशन हो जाती है। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात लिखता हूँ, बट व्हेन टू वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, when two wave having same amplitude and propagating in same direction then interference occurs, and net intensity change अब चेंज का मतलब आप समझ गए, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिनोमेना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो वहाँ इंटरफेरेंस का फिनोमेना कर होगा। इंटेंसिटी फिर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है दोनों की ऐड हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही जीरो हो जाए जैसा अभी एग्जाम्पल पे मिल रहा था, हो सकता है मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुँच जाए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से अपन ने देख लिया कि इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि कब तो इंटरफेरेंस हो रहा है और किस कंडीशन में इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। देखो, जो वेव के अंदर अपन ने बात की थी ना, इक्वल टू ई नोट साइन, उसके बाद में जो जितनी भी टर्म लिखते हैं अपन साइन के साथ में, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। फेज, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल जो अपन ने लिखा था उसको क्या बोलते हैं अपन, फेज। हमें फेज का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि एक्चुअली में फेज है क्या। ये तो अपन को पता है, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल होता है, इसको फेज बोलते हैं। है क्या फेज, फेज से अपन क्या क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं वो अपन देखेंगे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो फेज। नेक्स्ट टॉपिक फेज। ये सब बेसिक बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएंगी आपको जब आप मेन टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा इंटरफेरेंस से, या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ से अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, तब ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं अपन को। ठीक है ना, देखो फेज। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन वेव इज कॉल्ड फेज।
आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन टर्म is called phase. आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म इज कॉल्ड फेज। मतलब साइन और कोसाइन के साथ में ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखता हूँ ई एक्स टी ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई कैप। ठीक है, ये कोई 1D प्लेन वेव की इक्वेशन मैंने लिखी है, ई एक्स टी इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ फेज कितना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये क्या है, इसका फेज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो फेज एक्चुअली में बताता क्या है अपन को, फेज अपन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंडिकेट करता है फेज। कभी भी ध्यान रखना डायरेक्शन को नहीं बताएगा। जैसे आप बोल रहे हो सर ये 0 डिग्री वाली डायरेक्शन है और ये 60 डिग्री डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ये फेज इंडिकेट नहीं करेगा इस चीज़ को। लगता तो ऐसा ही है कि सर साइन के साथ आ रहा है मतलब डिग्री को कुछ इंडिकेट करता होगा, नहीं। ठीक है, ध्यान रख लेना फेज जो होता है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। ये किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी फेज की बात आएगी इसका मतलब किसकी बात आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके देगा। या ऐसा भी बोल सकते हो आप कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फेज, वो फेज जो हमको क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। समझ रहे हो, जैसे हम लोग, हमारा जब जन्म हुआ था तो हम कुछ अलग दिखते थे, आज हम मान लो 15 साल या 20 साल के हो गए तो आज हम कुछ अलग दिखते हैं। यानी पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर टाइम पे अपना जो अपीयरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। जन्म के समय कुछ अलग था, वर्तमान में प्रेजेंट में अपने पास अपीयरेंस अपना क्या है, कुछ अलग है। सेम फेज की तरह सपोज अगर मैं इनिशियल की बात करूं, इनिशियल का मतलब क्या हो सकता है, जब पोजीशन क्या हो 0, x बराबर 0 इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल टाइम का मतलब क्या है t बराबर 0। उस कंडीशन में बताओ फेज कितना आएगा अपने पास, डेल। तो ये किसको बता रहा है, ये जन्म की अवस्था को बता रहा है। सब कुछ 0 कर दिया ना, पोजीशन भी 0 कर दी, टाइम भी 0 कर दिया, उस कंडीशन में फेज कितना आ रहा है अपने पास, डेल आ रहा है। तो जो इनिशियल पोजीशन होती है, वेव की इनिशियल पोजीशन होती है, उस कंडीशन में जो फेज होता है उसको फेज नहीं बोलते अपन, उसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये डेल क्या है, फेज कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन का फेज है। बात समझ में आ रही है। तो डेल जो है ना, डेल, इस डेल को अपन क्या बोलते हैं बताओ, फेज कांस्टेंट। समझ में नहीं आता है तो अपनी भाषा में लिख लेना, जन्म की अवस्था में ऐसा दिखती है वेव। यानी किसी भी वेव का जन्म हुआ होगा तो उस कंडीशन में उसका फेज कितना रहा होगा, डेल रहा होगा, जिसको अपन फेज कांस्टेंट कहते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर टाइम पे पूछे फेज कितना होगा, तो ये होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, इनिशियल वाला उसमें जुड़ जाएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो डेल को अपन क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट बोलेंगे। और देखो अच्छे से एग्जांपल में बताता हूँ तुम्हें, इससे और अच्छा समझ में आएगा। देखो अपने पास सपोज ये कोई वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब दो ऑब्जर्वर हैं अपने पास, एक ऑब्जर्वर तो कहाँ बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर ए है वो इनिशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है बी वो इस पॉइंट के ऊपर है। बात समझ में आई। तो बताओ इस ऑब्जर्वर ए के लिए x की वैल्यू तो कितनी है, 0। भाई इनिशियल पोजीशन है ना, तो इनिशियल पोजीशन पे x कितना होगा,
जीरो, और टाइम भी कितना होगा बताओ, जीरो होगा, ठीक है। और इस पोजीशन पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही, यहीं से तो वेव चलना स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ फिर क्या हो गया, जीरो। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो अगर मैं ई की वैल्यू लिखना चाहूँ, ई का मान मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स था, तो के इंटू जीरो माइनस ओमेगा टी जीरो प्लस डेल्टा। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है ना, तो जीरो इक्वल टू कितना आएगा, ई नॉट साइन डेल्टा। अब चूंकि ई नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो एम्पलीट्यूड है वेव का, इसका मतलब साइन डेल्टा किसके बराबर है बताओ, जीरो के बराबर, और साइन डेल्टा जीरो, इसका मतलब मुझे बताओ डेल कितना है, डेल कितना है, जीरो। इसका मतलब इस पर्सन ए के लिए तो फेज कांस्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। इनिशियल पोजीशन पे जो पर्सन बैठा हो उसके लिए वेव का जो फेज कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, जीरो। अब मैं बी के लिए बात करना चाहूँ, बी के लिए, तो बताओ बी के लिए कितना लिखूँगा, बी के लिए बताओ कितना लिखूँगा। अच्छा, ये कहने का मतलब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ना ए, उसने तो वेव को देखना यहीं से स्टार्ट किया, ये पर्सन जो था वो उसने तो वेव को यहीं से देखना स्टार्ट किया, लेकिन जो पर्सन बी था उसने वेव को देखना ही कहाँ से चालू किया, इस पोजीशन से वेव को देखना चालू किया। उसका मतलब उसके लिए आगे पीछे क्या हो गया उसको पता ही नहीं है, उसके लिए तो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, समझ रहे हो बात, मतलब उसके लिए इनिशियल पोजीशन ये है। अब बात समझ में आई, बी पर्सन के लिए वेव की इनिशियल पोजीशन ये है। अब इसके लिए देखो क्या होगा, इसके लिए बताओ इनिशियल पोजीशन में इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ तो जीरो था लेकिन यहाँ मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया ना, तो मैक्सिमम मतलब ई नॉट, तो ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन, इनिशियल पोजीशन यही है इसकी, तो के डॉट जीरो माइनस ओमेगा डॉट जीरो प्लस डेल्टा, ठीक है। तो बताओ ई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, साइन डेल्टा इक्वल टू वन, और साइन डेल्टा इक्वल टू वन है, इसका मतलब बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है। इसका मतलब जो पर्सन बी था जिसने यहाँ से इस वेव को देखना स्टार्ट किया उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है, उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है। तो जब भी फेज कांस्टेंट या फेज की बात होगी इसका मतलब वो वेव की अपीयरेंस को बताएगा। अब फेज कांस्टेंट डिपेंड किसके करेगा, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर उस वेव को कहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा है। अगर वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जर्व करना, तब तो उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर ऑब्जर्वर इस वाली पोजीशन से मेजर करना स्टार्ट कर रहा है तब उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। पाई बाई टू आ रही है ना यहाँ पे, समझ रहे हो। तो फेज कांस्टेंट अलग अलग पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। कभी तो जीरो हो सकता है, यहाँ पे कितना हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है। कोई और पोजीशन आ जाए उसके ऊपर फेज कांस्टेंट फिर बदल सकता है। बात समझ में आ गई। तो तुम्हें सिंपली ध्यान रखना है कि फेज की वैल्यू तो क्या होती है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और जब भी इनिशियल पोजीशन में पूछे कि कोई ऑब्जर्वर इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है तो वहाँ पे फेज वर्ड काम में नहीं लोगे, बल्कि क्या काम में लोगे, फेज कांस्टेंट। और फेज कांस्टेंट डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर। अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, अलग अलग पोजीशन अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। फेज के बारे में इतना जानना काफ़ी है। अब जैसे मैंने इंटेंसिटी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल कराए थे ना 2-3, इसी तरह से फेज के ऊपर भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपन, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं फेज वाले वो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझेंगे उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जितना भी देखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आपको,
ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल इतना खास बनेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें अगर पता होगी ना तो आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे ना समझना बहुत आसान हो जाएगा उन चीज़ों को, ठीक है ना। आगे तो क्या है, अभी अगर आप बेसिक समझ लोगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लोगे चीज़ों का, तो आगे तो फिर फर्दर क्या होगा, आपके पास कैलकुलेशंस होंगी, प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन अप्रोच कैसे करेंगे वो यहाँ से पता लगेगा फिर, ठीक है। तो स्पीड ठीक है या फिर और डाउन कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं, या ठीक है, ठीक है। तो अभी पहली क्लास थी, आगे अभी अपन 1-2 क्लास और बेसिक में ही निकालेंगे, जिससे आपका और स्ट्रांग होना चाहिए बेस, ठीक है। फिर अपन जो है अपना मेन टॉपिक जो होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो फर्दर अपन स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।